ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या होता है? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ इसका, बहुत इजी वे में आप इसको समझ जाओगे। अभी हम लोग इंडिया में रहते हैं, है ना? अगर हम आउट ऑफ इंडिया किसी भी कंट्री में जाएं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम यूएस चले गए हैं। ओके, हम यहाँ से यूएस गए हैं और यूएस जाने के बाद हम जब फ्लाइट से उतरते उतरते हैं, उसके बाद हमें वहां पर कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए उस देश की करेंसी की जरूरत पड़ती है ना? तो हमारे पास इंडिया में कौन सा करेंसी चलता है? इंडिया में आईएनआर चलता है। ओके, हमारे पास आईएनआर है तो हम क्या करेंगे? अपने देश की करेंसी से उस देश की करेंसी को एक्सचेंज करेंगे, उस करेंसी को बदलेंगे, है ना, उसको खरीदेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ पर सेल करेंगे। किसको? आईएनआर को। आईएनआर को बेच देंगे और किसको खरीदेंगे? जो यूएस का जो करेंसी है वो क्या है? यूएसडी, मतलब यूएस डॉलर। हम वहां पर यूएस डॉलर को खरीदेंगे। कुछ भी एक्टिविटी करनी है हमें, टैक्सी का रेंट पे करना है, हमें होटल का रूम का रेंट पे करना है, हमें वहां पर कुछ भी खाना है होटल में, रेस्टोरेंट में, है ना, हमें कुछ भी पे करना है, तो हम वहाँ जो एक्टिविटी करेंगे वहां की करेंसी के साथ करेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। अभी हम ये फॉरेन एक्सचेंज हम किसी भी कंट्री के साथ कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए, हम दुबई जाते हैं तो वहाँ पर जो दिरहम है, वहाँ की करेंसी है, वो चाहिए। हम किसी और कंट्री में जाते हैं, वहाँ मतलब जो भी करेंसी है, हम उसको जब एक्सचेंज करते हैं उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला टॉपिक था हमारा, ये टॉपिक था फॉरेक्स। व्हाट इज फॉरेक्स? मतलब फॉरेक्स एक्सचेंज। हम किसी भी देश की करेंसी को जब अपने देश की करेंसी से खरीदते हैं, अपने देश की करेंसी को सेल करते हैं और सामने वाले देश की करेंसी को खरीदते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में? हम जो ये फॉरेन करेंसी को हम बाय और सेल करते हैं ना मैनुअली, हम इसको एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड भी कर सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको बाय सेल कर सकते हैं। द फॉरेक्स मार्केट इज द मार्केट इन विच पार्टिसिपेंट्स कैन बाय एंड सेल। कहां पर करेंगे? एक्सचेंज पर। वो एक्सचेंज क्या होता है? उस एक्सचेंज को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? MT4, या फिर क्या बोलते हैं? MT5। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेटा ट्रेडर 4, मेटा ट्रेडर 5। ओके, आप अपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन है, एक सर्वर है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो एक एक्सचेंज है। ओके, और क्या कर सकते हैं हम इसको? एंड स्पेकुलेट ऑन करेंसीज। स्पेकुलेट का मतलब होता है किसी भी करेंसी को ऊपर लेके जाना या नीचे लेके जाना, स्पेकुलेट करना, उसको उतार चढ़ाव करना उसके अंदर, है ना? और उसी उतार चढ़ाव में हम प्रॉफिट और क्या करते हैं? लॉस करते हैं। अपना प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है यहाँ पे। अब वो कैसे होता है सब मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा आगे। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं व्हाट इज फॉरेक्स, अभी इसको प्रैक्टिकली हम सब कुछ समझेंगे इजीली। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज नॉट डोमिनेटेड बाय ए सिंगल मार्केट एक्सचेंज। जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, मींस जो फॉरेक्स मार्केट है, ये एक सिंगल मार्केट एक्सचेंज नहीं है। मतलब ये केवल जैसे हमारा इंडिया का, इंडिया के एक्सचेंजेस को हम जानते हैं, NSE, BSE, MCX, ये क्या है? सिंगल मार्केट एक्सचेंज है। मतलब केवल एक इंडिया के प्लेयर, मोस्टली इंडिया के प्लेयर ही यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। बट जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, वहां पर वर्ल्ड वाइड सभी देशों के जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और कैसे करते हैं? अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड ब्रोकर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जो कुछ ब्रोकर होते हैं जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हम उनके एक्सचेंजेस पर जाकर उन ब्रोकर की हेल्प से यहाँ पर ट्रेड कर सकें, बाय और सेल का ट्रेड कर सकें। इसमें ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और क्या होता है इसमें? वन यूनिट एस्पेक्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल मार्केट इज दैट देयर इज नो सेंट्रल मार्केट प्लेस। फॉरेक्स एक्सचेंज का कोई भी एक ऐसा ऑफिस या कोई भी ऐसा मार्केट, सेंट्रल मार्केट प्लेस नहीं है जहां पर हम जाकर कुछ भी एक्टिविटी करें। जैसे हम इंडिया में NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके ऑफिस को जानते हैं कि ये मुंबई में है, BSE को जानते हैं मुंबई में है। बट फॉरेक्स मार्केट का कोई भी एक ऐसा सेंट्रल मार्केट प्लेस नहीं है जिसका कोई ऑफिस एड्रेस नहीं है। ये कैसे काम करता है? ये इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में काम करता है, इलेक्ट्रॉनिकली। और क्या काम करता है? ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब जिसका कोई भी ऑफिस ब्रांचेस वगैरह नहीं है। एक OTC का मतलब ये भी होता है कि जब मार्केट, फिजिकल मार्केट जब बंद होती है, उसके बाद भी हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड कर लेते हैं। जैसे हम इंडिया में मैनुअली MCX के ऊपर गोल्ड की बाय सेलिंग करते हैं, ठीक है?
ये फिजिकल मार्केट में भी हम इसको बाय सेल कर लेते हैं, फिजिकल मार्केट में, है ना, इसका फिजिकल गोल्ड हम अपने हाथों में ले सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो ये करेंसीज है ना, जिस जैसे करेंसी को हम यूएस में गए और वहां पर करेंसी को अपने हाथों में ले लिया, मतलब आईएनआर को पे किया और हमने करेंसी बाय कर लिया यूएस डॉलर, और यूएस डॉलर अपने हाथों में ले लिया, तो हम जो ये फॉरेक्स मार्केट का जो एक्सचेंज है ना, इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में ओवर द काउंटर भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, मैनुअली, सॉरी इलेक्ट्रॉनिकली, कहाँ पर, एक्सचेंजेस के ऊपर, बाय और सेल, which means that all transaction acquire via computer network between traders around the world rather than on one centralized exchange। एक centralized exchange है जो हम मेटा ट्रेडर के नाम से जानते हैं, उसको मेटा ट्रेडर। 4 और 5 ये दो हैं। 4 ज्यादा पसंद करते हैं हम लोग, 5 रोबोटिक्स ट्रेडिंग के लिए होता है। ये आगे समझोगे आप क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी क्लास कल होगी, जो हम प्रैक्टिकली हम सब कुछ समझेंगे, जो आज पढ़ रहे हैं थ्योरी, उसको सभी कुछ हम इलेक्ट उसको प्रैक्टिकल समझेंगे सब कुछ। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो ट्रेडिंग होती है ना, जो ट्रेडर होते हैं और जो इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, अराउंड द वर्ल्ड वो ट्रेड करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। सपोज इंडिया में कोई इंडिया में है और कोई यूएस में है, अगर कोई करेंसी पेयर है, जैसे मैं इसकी बात करता हूं, यूएसडी कैड। अब ये यूएसडी कैड क्या होता है आगे समझोगे आप। यूएसडी का मतलब होता है यूएस डॉलर, और कैड का मतलब होता है कैनेडियन डॉलर। अगर हम इस करेंसी पेयर के ऊपर ट्रेड करते हैं, और मैं अगर इंडिया से हूं, मैं उसको बाय करना चाहता हूं, और कोई यूएस में है वो उसको सेल करना चाहता है, तो अगर मैं बाय करता हूं तो मेरे को ये मालूम नहीं पड़ेगा कि वो यूएस से ही है, या वो ऑस्ट्रेलिया से है, या वो किसी और कंट्री से है ना। हम आपस में एक दूसरे से बाय सेल करेंगे और हमारी डील माइक्रो सेकंड्स में क्लोज हो जाएगी। और माइक्रो सेकंड्स में या लाखों करोड़ों अरबों की डीलिंग्स होती है। वो सब आप जब प्रैक्टिकली सीखोगे, कल देखोगे, तो आपको इजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। हु ट्रेड फॉरेक्स, इस फॉरेक्स मार्केट में कौन है जो पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन है जो इस फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट करता है। तो फर्स्ट वन इज सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक, एज हम जब इंडिया में होते हैं, तो इंडिया का हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप देख लो इस बैंक के अंडर कितने सारे बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक भी हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं, है ना, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, है ना, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, ये सरकारी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, कितने कितने सारे बैंक्स हैं। ये कितने सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है आरबीआई। तो अब सोचो, जितनी अदर कंट्री हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, है ना, ये और दूसरी कंट्री हो गई चाइना, और ये कनाडा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, उन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स, इमेजिन करो कि उन कंट्रीज के सभी सेंट्रल बैंक्स फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। समझो कितना पैसा, केवल एक सेंट्रल बैंक के पास कितना पैसा है, आरबीआई के पास अकेले एक बैंक के पास कितना पैसा है। तो ये सभी सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इंडिविजुअल बैंक्स, जैसे हमारे प्राइवेट बैंक हैं या हमारे गवर्नमेंट बैंक हैं, ये भी अपना इंडिविजुअल यहाँ पर अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं। कॉरपोरेशंस, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, वो भी यहाँ पर अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स कौन है, हम लोग, जिनके पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में पैसा होता है ना, छोटे अमाउंट से वो ट्रेड करना शुरू करते हैं। अभी क्या होता है, इसको अब ध्यान से समझो, जो मैं समझाने जाता हूँ, जो समझाने जा रहा हूँ मैं आपको अभी। 2 टाइप्स ऑफ ब्रोकर होते हैं, ईसीएन एंड एसटीपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं बात करने जा रहा हूँ अभी। ईसीएन और एसटीपी। ईसीएन ब्रोकर वो ब्रोकर होते हैं, ईसीएन ये ब्रोकर है, ब्रोकर, ब्रोकर, ईसीएन ब्रोकर वो ब्रोकर होते हैं जिनके पास लिमिटेड फंड होता है। मतलब जैसे एक रिटेल शॉपकीपर होता है ना, रिटेल शॉपकीपर, ओके, और एक होलसेलर होता है जिसके पास एक ह्यूज क्वांटिटी के साथ उसके पास माल पड़ा होता है उसकी शॉप में। रिटेल ट्रेडर के पास क्या होता है, लिमिटेड क्वांटिटी में माल पड़ा होता है। तो ईसीएन ब्रोकर और एसटीपी ब्रोकर में क्या डिफरेंस होता है।
जो एसटीपी ब्रोकर होते हैं, जो ईसीएन ब्रोकर होते हैं, उनके साथ कौन होता है? नॉर्मल बैंक्स, छोटे छोटे बिजनेसमैन, ठीक है, ये होते हैं। और जो एसटीपी ब्रोकर होता है उसके साथ कौन होते हैं? सेंट्रल बैंक्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन। मतलब कैटेगरी होती है ना, जैसे कोई बिजनेसमैन के पास इतना पैसा है, दूसरे बिजनेसमैन के पास और ज्यादा पैसा है। तो जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो एसटीपी ब्रोकर के साथ होते हैं। जो बड़े बैंक्स होते हैं जिनके पास ह्यूज फंड होता है वो एसटीपी ब्रोकर के साथ होते हैं। और सेंट्रल बैंक तो होते ही एसटीपी ब्रोकर के साथ हैं। अब इनका काम क्या होता है इसको समझिए आप। मैं बहुत ही शॉर्टकट में और बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा ये चीजें। देखो अब होता क्या है, सपोज कि कोई इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? जो मार्केट के बिग प्लेयर्स होते हैं। जो मार्केट के बिग प्लेयर्स होते हैं, मतलब जिसको स्मार्ट मनी बोलते हैं। स्मार्ट मनी वो क्या करते हैं? वो मार्केट को एक डायरेक्शन देते हैं, या तो मार्केट को ऊपर की साइड लेके जाएंगे या फिर मार्केट को नीचे की साइड लेके जाएंगे। और उनकी स्ट्रेटेजी को भी हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, है ना। क्योंकि इनको 100% कोई नहीं समझ सकता। इनकी एक्टिविटी को समझने के लिए कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ स्ट्रेटेजी हैं, हम फॉलो करते हैं, उसको आगे पढ़ाएंगे हम आपको आगे। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशंस के पास इमेजिन करो कि इंस्टीट्यूशन 1000 CR 1000 करोड़ का फंड लेके बैठे हैं। ये बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि इंस्टीट्यूशंस के पास 1000 करोड़ का फंड है। ओके। और वो मार्केट में क्या करना चाहते हैं? वो मार्केट में बाय करना चाहते हैं। कहां पर बाय करना चाहते हैं? मतलब प्राइस 100 रुपए का प्राइस चल रहा है। सपोज किसी भी करेंसी पेयर का एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 रुपए का प्राइस चल रहा है। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस 100 रुपए के प्राइस पे करना चाहते हैं। तो ये क्या है? दिस इज इम्पॉसिबल, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि जब भी हम कोई बाय करते हैं ना, कुछ भी बाय करते हैं, तो सामने सेल करने वाला होना चाहिए। अगर हम मार्केट में जाते हैं, हम वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, ठीक है, और हमें वहां पर आलू खरीदना है, और सामने वाला बोलता है कि आलू है ही नहीं मेरे पास। हम दूसरी दुकान पर जाते हैं, वो भी बोलता है आलू है ही नहीं मेरे पास। तीसरी दुकान पर जाके बोलते हैं, वो भी बोलता है आलू है ही नहीं मेरे पास। और वहां पर हमें आसपास कोई दुकान नजर नहीं आ रही है। अगर हमारी पॉकेट में कितना भी पैसा हो, तो क्या हमारी जो नीड है वो फुलफिल होगी? नहीं होगी। दैट मीन्स अगर हम बायर हैं तो सामने सेलर का होना बहुत जरूरी है। एवरी प्राइस पर बायर और सेलर अवेलेबल होता है। जब भी हम कैंडलस्टिक्स की क्लास पढ़ते हैं ना, तो एवरी प्राइस पर बायर और सेलर होता है, ठीक है, तभी मार्केट ऊपर नीचे मूवमेंट देती है। सो अगर कोई इंस्टीट्यूशन 1000 करोड़ का बाय लिमिट लगाता है 100 रुपए के प्राइस पर, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो उसको 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल जाए। क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन के पास तो 1000 करोड़ हो सकता है, लेकिन सामने वाले रिटेल ट्रेडर के पास जो एक छोटा सा अमाउंट लेकर आ रहा है मार्केट में, उसके पास 1000 CR नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि रिटेल ट्रेडर्स की 100 रुपए के प्राइस पर कुछ क्वांटिटी यहाँ पर पेंडिंग हो, मतलब वो 1000 करोड़ का नहीं, 1 करोड़ का वो यहाँ पर बाय सेल करना चाहते हो रिटेल ट्रेडर। ओके। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 1000 करोड़ का माल उनको एक ही प्राइस से मिल जाए। तो ये जो सेंट्रल बैंक है ना, सेंट्रल बैंक, ये क्या करते हैं? अपना पैसा लगाते हैं यहाँ पर इसकी डिमांड पूरा करने के लिए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? इस इंस्टीट्यूशंस की डिमांड को पूरा करने के लिए ये सेंट्रल बैंक अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, ताकि इनकी डील कंप्लीट हो सके, इनकी डील फुलफिल हो सके। और जो ब्रोकर ने जिस ब्रोकर ने इस सेंट्रल बैंक को हायर किया है ना, जिस ब्रोकर ने इस सेंट्रल बैंक को हायर किया है, इस डीलिंग के बदले जो उस ब्रोकर को कमीशन मिलता है, उस कमीशन के बदले वो कमीशन थोड़ा सा एक हिस्सा इस सेंट्रल बैंक को भी प्रोवाइड करता है। तो दैट्स वाई ये सभी देशों के सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमेशा इसीलिए हम जब भी किसी ब्रोकर के साथ काम करें, तो एक अच्छे इस एसटीपी ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए हमें। क्योंकि ज्यादातर मार्केट में जो फ्रॉड होते हैं ना, वो ये ईसीएन ब्रोकर्स करते हैं, जो छोटे छोटे ब्रोकर हैं, क्योंकि इनके पास लिमिटेड क्लाइंट्स हैं। और जब कोई बड़ा क्लाइंट इनके यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड लगाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्रोकर ही उसके स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करा देते हैं, उनके साथ चीटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज हमें जब सिलेक्शन करना चाहिए, तो एक अच्छे एसटीपी ब्रोकर के साथ करना चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स मेरे को समझाने का आपको ये था कि इन सेंट्रल ये यहाँ पर ट्रेड करते क्यों है, मतलब इस फॉरेक्स मार्केट में सेंट्रल बैंक्स क्यों आए हैं? वो इसलिए आए हैं ताकि वो इनकी
जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मार्केट के बिग प्लेयर्स हैं, इनके डील्स को फुलफिल करा दें, इनके डील्स को कंफर्म करा दें। अगर ये मेरी बात अभी इंस्टेंट आपको समझ में नहीं आई है ना, तो इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, इसको बात को एक बार दो बार पॉज करके प्ले करके दोबारा सुनना, आपको क्लियर हो जाएगी। कोई इशू नहीं है, नहीं आएगी तो मैं दोबारा आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मुझे बहुत सारे टॉपिक क्लियर करने हैं, तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। चलिए, वाई फोरेक्स, हम लोगों को फोरेक्स ही क्यों चूज करना चाहिए? सबसे पहला रीजन है और सबसे अच्छा रीजन है, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट। द करेंसी मार्केट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट विद ओवर 5 ट्रिलियन इन डेली ट्रांजेक्शन। ये जो यहाँ पर 5 ट्रिलियन मेंशन है ना, ये मेरा पीडीएफ 5 साल पुराना है, 2017 का है। तो अगर आप इसको भी गूगल करेंगे ना, तो ये $6 ट्रिलियन से ऊपर ही आएगा। 6.1, 6.4, 6.6, 6.3 ट्रिलियन इन अ डेली ट्रांजेक्शन, विच इज मोर देन फ्यूचर एंड इक्विटी मार्केट कंबाइंड। ये बोलता है कि ये जो फोरेक्स मार्केट है ना, ये हमारा फ्यूचर मार्केट की तरह है और इक्विटी मार्केट की तरह है। अभी बहुत लोगों को पता होगा फ्यूचर और इक्विटी क्या होती है, और कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा फ्यूचर इक्विटी क्या होती है। तो मैं बहुत ही छोटे शब्दों में एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। फ्यूचर मार्केट वो मार्केट होती है जो टाइम बाउंड होती है, टाइम बाउंड। ओके। और दूसरा क्या होता है फ्यूचर में, इसमें हम जब भी कुछ भी खरीदते हैं या सेल करते हैं, तो उसमें हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी ही परचेज करनी पड़ती है। मतलब अगर हमारा हमारा मन है कि मैं एक शेयर खरीदना चाहता हूं, तो आप यहाँ पर सिंगल शेयर नहीं खरीद सकते हो। यहाँ पर आपको लॉट साइज में ही खरीदना होगा। ठीक है, 10, एक एक लॉट साइज 10 शेयर का भी हो सकता है, एक लॉट साइज 100 शेयर का भी हो सकता है। ओके। तो फ्यूचर मार्केट का मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर लॉट साइज में ही खरीद सकते हैं, तो फोरेक्स में भी क्या होता है, फोरेक्स में भी हम जब भी कुछ भी खरीदेंगे या सेल करेंगे, तो हम उसको लॉट साइज के साथ ही खरीदेंगे। उसके लिमिटेड लॉट्स होंगे, उसमें कितने शेयर्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं, वो सब मैं भी आगे बताऊंगा, अभी आगे आएगा सब वो नेक्स्ट टॉपिक्स में। दूसरा, फ्यूचर मार्केट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर मार्केट में हम पहले बाय भी कर सकते हैं और पहले सेल भी कर सकते हैं। मतलब हम मार्केट ऊपर जाएगा तब भी कमाएंगे, मार्केट अगर नीचे आएगा तब भी कमाएंगे। समझ रहे हो? हम पहले बाय करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा तब हम कमाएंगे। हम पहले शॉर्ट सेल करेंगे, मार्केट नीचे आएगा हम फिर भी कमाएंगे। अभी शॉर्ट सेल स्ट्रेटेजी क्या होती है? ये मेरी एप्लीकेशन है इजी ट्रेड का, आप उसको डाउनलोड करना प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। और वहां पर लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से लेसन है। लेसन नंबर 2 या 3, लेसन नंबर 2 या 3 में 5 मिनट्स का एक वीडियो है, शॉर्ट सेल स्ट्रेटेजी। आप उसको भी समझना, वो आपको समझ में आएगी कि क्या होता है, मतलब पहले एडवांस में सेल करने से हमें कैसे प्रॉफिट हो सकता है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। इक्विटी मार्केट, इक्विटी मार्केट में, इक्विटी मार्केट क्यों है फोरेक्स मार्केट, मतलब फोरेक्स मार्केट इक्विटी मार्केट के जैसा क्यों है? क्योंकि इक्विटी मार्केट जो है ना, वो नो ड्यूरेशन, मतलब हम अगर आज कुछ बाय करते हैं या कुछ भी सेल करते हैं, तो हम उसको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं। एग्जिट करने का कोई ड्यूरेशन नहीं है, वो सब हमारे हाथ में है। हम कभी भी उसको कभी भी हम उसको एग्जिट कर सकते हैं ना, एग्जिट करने का कोई भी इसमें टाइम पीरियड नहीं है, कभी भी तक के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। सो फॉरेक्स मार्केट का मतलब क्या हुआ अभी यहाँ पर फ्यूचर से और इक्विटी से? ये हुआ कि हम जब भी कुछ खरीदेंगे तो उसके लिमिट्स, उसकी जो यूनिट्स हैं वो फिक्स होंगी। इक्विटी का मतलब क्या हुआ? इक्विटी से फॉरेक्स का मतलब ये है कि हम कभी तक के लिए भी अपना करेंसी पेयर को बाय और सेल करके रख सकते हैं, उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। सेकंड वन इज हाई वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी। हाई वॉल्यूम का मतलब ये है कि ये मार्केट वर्ल्ड वाइड है, मतलब यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो एक अच्छी क्वांटिटी के साथ मार्केट में एंट्री करते हैं। लिक्विडिटी, it a huge trading volume representing the largest asset class in the world leading to high liquidity। मतलब यहाँ पर जो ब्रोकर है ना, वो बड़े बड़े फंड के साथ यहाँ पर ट्रेड कराते हैं। तो लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पर ये है, एक लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि हम अपना जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसको इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है। एक लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि अगर मेरे को एक प्राइस के ऊपर 100 शेयर्स चाहिए, 100 यूनिट चाहिए, तो मुझे इंस्टेंट मिल जाएंगी। मुझे 10,000 चाहिए, वो भी इंस्टेंट मिल जाएंगी। मुझे 1 लाख चाहिए, वो भी इंस्टेंट मिल जाएंगी एक प्राइस पर। मुझे 10 लाख चाहिए, वो भी मिल जाएंगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर एसटीपी ब्रोकर हैं, और एसटीपी ब्रोकर के साथ कौन खड़ा है? सेंट्रल बैंक्स।
जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको। सो लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जितना चाहो उतना यहाँ पर एक ही प्राइस पर खरीद सकते हो, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। और आप जितना चाहो एक ही प्राइस पर वो मिल जाए आपको, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो सबसे अच्छा पॉइंट है इंडियंस के लिए, कि ये 24 आवर मार्केट है। द फॉरेक्स मार्केट नेवर स्लीप, ये मार्केट बंद नहीं होती है। ओपन 24 आवर ए डे, एक दिन में मतलब 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे ही चलती है। 5 डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में ये 5 दिन चलती है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे ये बंद रहती है। लेकिन कुछ करेंसी पेयर्स ऐसे हैं जो ओवर द काउंटर काम करते हैं, जब मार्केट बंद होती है तब भी चलती है, सैटरडे और संडे भी चलती है ये कुछ करेंसी पेयर्स के लिए। यू कैन ट्रेड वेन एवर यू वॉन्ट टू, नॉट वेन द मार्केट डिकेट्स, मतलब आप जब चाहें यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं 24 आवर्स में। मार्केट आपके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं लगाती है। डिकेट्स मीन्स पाबंदियां लगाना। जैसे देयर इज नो वेटिंग फॉर द ओपनिंग बेल और स्क्रैम्बलिंग टू गेट योर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड बिफोर अ डेली क्लोज। मतलब जैसे हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है ना, वहां पर पहले बेल बजेगा, 15 मिनट के बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। मार्केट बंद होने से पहले कुछ कंडीशंस हैं कि आपने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ओके, मतलब खत्म करना है, इक्वल करना है उनको। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई बेल बजेगी, ना कोई आपको ये कहेगा कि आपको अपना ट्रेड को फिनिश करना जरूरी है, आज के आज खत्म करना जरूरी है। यहाँ पर कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, कभी तक के लिए भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जो ट्रेडिंग स्टार्ट होती है ना, ट्रेडिंग बिगिंस विद द ओपनिंग ऑफ द सिडनी सेशन। सिडनी मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में है, दैट मींस जब ऑस्ट्रेलिया मार्केट ओपन होती है ना, ऑस्ट्रेलिया मार्केट, तब ये फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट ओपन होती है। एंड क्लोज विद द न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क मतलब जब अमेरिका मार्केट ओपन होती है और वो जब क्लोज होती है तब ये मार्केट बंद होती है। मतलब जब ओपनिंग होगी तो ऑस्ट्रेलिया से ओपनिंग होगी, और जब न्यूयॉर्क सेशन बंद होता है तब ये क्लोज होगी 24 घंटे में। एंड बाय विच टाइम इट स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, मतलब इसका मतलब ये है राउंड द क्लॉक। इसका मतलब ये है ऑस्ट्रेलिया जिस टाइम पर ओपन होता है ना, उसी टाइम पर यूएस सेशन क्लोज होता है। मतलब यूएस सेशन एक तरफ क्लोज होता है और दूसरी तरफ उसी टाइम पर सेम मिनट पर ऑस्ट्रेलिया ओपन हो जाता है, राउंड द क्लॉक। दिस मीन्स यू कैन बी एज एक्टिव और पैसिव एज यू वुड लाइक। मतलब आप यहाँ पर एक पैसिव इनकम के लिए भी काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर पर्टिकुलर रेगुलर एक्टिव इनकम के लिए भी काम कर सकते हैं। एंड ट्रेड ऑन योर ओन शेड्यूल, आपका जब शेड्यूल बने आप तब ट्रेड कर सकते हैं, बीट मॉर्निंग नून एंड नाइट, दिन में दोपहर में रात में, जब आपको टाइम लगे तब आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब एक जो प्रोफेशन, एक बिजनेस प्रोफेशन का बंदा भी फॉरेक्स मार्केट में इजीली पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज नोबडी ओन्स द मार्केट, द फॉरेक्स मार्केट इज डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि अनियंत्रित, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड देयर आर नो मिडिल मैन, इस मार्केट में कोई मिडिल मैन नहीं है। एक ही मिडिल मैन होता है जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं, लेकिन वो उसका भी काम यही होता है कि वो केवल एक हमें एक एक कनेक्शन दे देता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बाय और सेल का ट्रेड कर सकते हैं बस। You can trade directly with another participant in the market and a retail forex broker simply facilitates this connection। है ना, हम डायरेक्ट बाय और सेल करते हैं, बट हमें ये नहीं मालूम होता हम किससे बाय कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं चलता है। बट एक्सचेंज के थ्रू ब्रोकर्स हमें फैसिलिटी दे देते हैं और उस पर हम काम कर लेते हैं। इसेंशियली द मार्केट इज इन्फ्लुएंस डायरेक्टली बाय द इकोनॉमी इटसेल्फ। ये जो मार्केट है ना, खुद अपने आप में एक इकोनॉमी है, नॉट वन पर्सन और नॉट अ कंपनी, ना ये कोई कंपनी है ना ये कोई इंसान है। फिफ्थ पॉइंट है लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर हम यहाँ पर बड़े बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड कर लेते हैं, जिसका कमीशन बहुत ही लिमिटेड है। ओके, सम ऑफ द वर्ल्ड करेंसीज, ये कुछ सिंबल्स हैं कुछ कंट्रीज के, जिनमें कुछ कंट्रीज की करेंसी पेयर को आप जानते होंगे। जैसे रुपया आईएनआर के लिए है, डॉलर यूएस यूनाइटेड स्टेट के लिए है, येन जापान के लिए है, ये यूरो है, ये जीबीपी पाउंड है, ये स्विस फ्रैंक है। इनको सिंबल्स को हम जैसे आईएनआर को रुपये से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूरो को ईयूआर से, यूएस डॉलर को यूएसडी से, पाउंड को जीबीपी से, जेपीवाई येन को मतलब जापान की करेंसी है, कैनेडियन डॉलर सीएडी, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सीएचएफ स्विस फ्रैंक। ये कुछ सिंबल्स हैं, आगे भी कुछ सिंबल्स आप ऑटोमेटिकली देख लेंगे इसको, हम इनको सबको प्रैक्टिकल समझेंगे। चलिए अब सबसे बढ़िया टॉपिक आ गया है,
जो हमारा यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस शुरू होता है। ओके, व्हाट इज करेंसी पेयर। अभी ये आया कि हम जब यूएस गए थे ना, अभी मैं वापस उसी टॉपिक पे आ जाता हूँ। जब हम यूएस में गए थे तो हमने वहां पर क्या किया था, हमने बाय किया था किसको, यूएस डॉलर को। हमने सेल किसको किया था, आईएनआर को। तो बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाऊंगा आपको कि जब भी हम किसी भी करेंसी को सेल करते हैं ना, सेल, उसको हम कोट करेंसी बोलते हैं। कोट मतलब जो सेकंड नंबर पे आती है, बाद में आती है, राइट हैंड साइड में आती है आपके, उसको कोट करेंसी बोलते हैं। और जब भी हम किसी करेंसी पेयर को बाय करते हैं, उसको बेस करेंसी बोलते हैं। जो करेंसी को हम बाय करते हैं उसको बेस करेंसी बोलते हैं, और वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है। ठीक है, बेस और कोट को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया मैंने भी आपको। अभी क्या हुआ है कि एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिया है कि जब आप यूएस गए ना, तो वहां पर एक यूएस डॉलर का वैल्यू 75 रुपये 55 पैसे था। आजकल तो इसका वैल्यू 82 83 के आसपास है, लेकिन ये 5 साल पुराना पीडीएफ है, तो ये यहाँ पर यही मेंशन है। आप जब यूएस गए तो वहां पर $1 का वैल्यू 75 रुपये 55 पैसे है। तो दैट मीन्स टू बाय 1 यूनिट ऑफ यूएस डॉलर इन इंडिया वी नीड टू पे इंडियन रुपीज 75.55 पैसा। मतलब हमें 75 रुपये 55 पैसे एक यूएस डॉलर परचेज करने के लिए देने पड़े। ठीक है, अभी हमारे सामने क्या वैल्यू निकल के आया, 75 रुपये 55 पैसे। ओके, हमारे सामने एक वैल्यू निकल के आया जिसको हमने आईएनआर के रूप में पे किया 75 रुपये 55 पैसे, और हमें क्या मिला, 1 यूएस डॉलर मिला हमें। ठीक है, अभी हम इसको एक्सचेंज पे कैसे ट्रेड करते हैं, इसको आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में आपको। चलिए, यहाँ पर कुछ बेस एंड कोट करेंसी दी गई हैं। जैसे मैंने जब जैसे भी बताया आपको, फर्स्ट करेंसी क्या होगी, बेस, सेकंड इज कोट, बेस कोट, बेस कोट, बेस कोट, है ना, बेस और कोट। देखो यहाँ पर एक चीज और समझो आप, जो करेंसी पेयर आईएनआर में है, ठीक है, और जो करेंसी पेयर आईएनआर के साथ नहीं है, जो आईएनआर के साथ नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्रॉस करेंसी पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस करेंसी। क्रॉस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे आईएनआर का कोई जिक्र नहीं है, बाकी ये करेंसी पेयर है, यूरो, ये आईएनआर, ये हमारे लिए ये करेंसी पेयर है। चलिए, इंडियन आईएनआर फॉरेक्स पेयर मतलब कि हमारे कुछ ब्रोकर हैं इंडिया में, जैसे आप देख रहे हैं ये एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स जो एक्सचेंज है ना, यहाँ पर जो एमसीएक्स एसएक्स का जो एक्सचेंज है, ये एनएससी का ही एक्सचेंज है। इस एमसीएक्स एसएक्स एक्सचेंज पर क्या होता है, करेंसी ट्रेडिंग होती है, करेंसी। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूरो को आईएनआर के साथ, जीबीपी को आईएनआर के साथ, जेपीवाई को आईएनआर के साथ, और यूएसडी को आईएनआर के साथ, सिंपली हम इन 4 करेंसी पेयर को आईएनआर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इन कहां पर, जो एमसीएक्स एक्सचेंज है ना इंडिया का, यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे एंजल ब्रोकिंग है या फिर कोई और ब्रोकर है, ठीक है, वो सिंपली ये फैसिलिटीज देते हैं आपको कि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बट इसका टाइम क्या होता है, इसका टाइम 9 to 5 होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है इसको ट्रेड करने में, देखो जो हमारे इंडिया के एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हैं, जो किसी दूसरी कंट्री में या तो एक्सपोर्ट करते हैं या फिर वहां से इंपोर्ट करते हैं, तो उनकी मजबूरी होती है कि वो इन करेंसी पेयर को क्या करते हैं, बाय और सेल करके रखते हैं, क्योंकि उनकी पेमेंट वहां से आती है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। तो उनकी मजबूरी है, वो यहाँ पर इस करेंसी ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे इनको मजबूरी में करना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ पर शौक में ट्रेडिंग भी करते हैं। ओके, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिमिटेड वॉल्यूम है, इसलिए यहाँ पर जो प्राइस मूवमेंट है ना बहुत स्लो है। ठीक है, लेकिन जब हम MT4 पे ये ट्रेड करते हैं तो वहां पर ह्यूज वॉल्यूम होता है, ह्यूज क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग होती है, मूवमेंट भी वहां पर अच्छा होता है। तो दैट्स व्हाई हम इसलिए मेटाट्रेडर 4 और 5 को यूज करते हैं। अभी हमारे इंडिया के अंदर कुछ क्रॉस करेंसी पेयर हैं, हम उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। ये करेंसी पेयर्स हैं यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई। कुछ फॉरेक्स जो सॉरी कुछ इंडियन ब्रोकर हैं जो ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम इन क्रॉस करेंसी पेयर में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और 2015 के में ये अलाउ हो गया था। इसके बाद अभी एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर और आने इस वाला है, ये सुनने में आ रहा है, या फिर आने वाले 2-3 साल में आएगा, कि हम और भी यहाँ पर और भी क्रॉस करेंसीज को, जो मेजर फॉरेक्स पेयर हैं, हम उनको भी यहाँ पर ट्रेड कर सकेंगे इंडिया में। उसकी रिक्वेस्ट की गई है ना, तो वो भी आने वाले हैं।
जब आएंगे उसके बारे में पता चलेगा। अभी फिलहाल हम इंडिया में ये करेंसी पेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं, जो आप देख रहे हैं, इन चारों को कर सकते हैं और इन तीनों को कर सकते हैं इंडिया में, जो इंडिया के ब्रोकर फैसिलिटी दे रहे हैं हमें। ये वर्ल्ड की कुछ फॉरेक्स मेजर करेंसी पेयर्स हैं जिनके अंदर ह्यूज वॉल्यूम है, और ट्रेडर और इन्वेस्टर इन करेंसी पेयर्स को पसंद करते हैं और यहाँ पर एक ह्यूज क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं। ओके, यूरो का यूएसडी के साथ। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यूरो को क्या किया बाय, सेल किसको किया, यूएस डॉलर को। ओके, ये कौन सा हो गया, कोर्ट करेंसी। ये कौन सा हो गया, बेस करेंसी। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है इसको, क्योंकि जो फंडामेंटल हमारी न्यूज होती है ना, उसको भी हम अगर कोर्ट और बेस को अच्छे से समझते हैं ना, तो ही उसके इम्पैक्ट को हम समझ पाएंगे फंडामेंटल में भी, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है समझने में इसको। चलिए, व्हाट इज पिप। पिप क्या होता है, पिप मतलब पॉइंट इन परसेंटेज। पॉइंट इन परसेंटेज, अगर मैं ये कहूं 10 रुपीज में हमने कुछ बाय कर लिया, 15 रुपीज में हमने कुछ सेल कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, 5 रुपीज। ठीक है, क्योंकि हमने पैसे की बात की है, 10 रुपये में बाय किया, 15 रुपये में सेल किया, तो 5 रुपये का प्रॉफिट। अगर हम ये कहें कि 10 पॉइंट्स में बाय किया, मतलब 10 पॉइंट्स हमारे पास आए और 15 पॉइंट्स में हमने इसको सेल कर दिया, तो हम इसको पॉइंट्स में देख रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि यहाँ 5 पॉइंट्स का हमारा प्रॉफिट है, ये बोलेंगे हम, है ना। इसी तरीके से जब हम पिप को कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो कैसे करते हैं, डेसिमल्स के अंदर करते हैं। और डेसिमल कितने होते हैं, पॉइंट के बाद 4 डेसिमल या फिर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल। हमारे जो करेंसी पेयर होते हैं ना, जो करेंसी पेयर्स होते हैं, वो या तो हमें 4 डेसिमल में मिलेंगे या फिर 2 डेसिमल में मिलेंगे, 5 में या 3 में नहीं मिलेंगे हमें, या 6 में नहीं मिलेंगे हमें, है ना। इतना ही मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, जब अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मतलब यहाँ पिप का मतलब ये है पॉइंट इन परसेंटेज, मतलब जैसे हम रुपए को देखते हैं ना, या पॉइंट्स को देखते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह की कैलकुलेशन है। मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में, इजीली आपको समझ में आएगा वो। 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स। 4 डेसिमल करेंसी पेयर मींस 4 डिजिट आफ्टर पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं। मैक्सिमम जो करेंसी पेयर्स हैं, मैक्सिमम वो क्या है, 4 डेसिमल पेयर्स में होते हैं, लाइक यूरो यूएसडी का पेयर, जीबीपी यूएसडी का पेयर, यूएसडी कैड का पेयर। एक एग्जांपल दिया इन्होंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए। इफ यूरो यूएसडी प्राइस चेंज फ्रॉम, अभी यूरो यूएसडी का जो प्राइस है वो ये है 1.0990। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद 4 डेसिमल है। ओके, अभी ये प्राइस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज मतलब 1.0990 से ये 0991 हो जाता है, दैट मीन्स ये 90 से 91 हो गया। देन वी कैन से इट प्राइस वेंट 1 पिप अप, मतलब जो हम पिप की बात कर रहे थे ना, अभी पिप की 1 पिप का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये प्राइस इंक्रीज हो गया, 90 से 91 हुआ, दैट मीन्स 90 से अगर 91 हुआ, मतलब लास्ट डिजिट अगर बढ़ गया ना, तो 1 पिप ऊपर चला गया। अगर अभी ये क्या होता, अगर अभी इसका प्राइस 1.0989 हो जाता, तो क्या होता, ये 1 पिप नीचे चला गया, 1 पिप का क्या हुआ, लॉस हो गया। मतलब जब हम लास्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, या तो ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो उसको पिप में देखेंगे, 1 पिप, 2 पिप, 3 पिप, ऐसे देखेंगे। 90 का 91 हुआ तो 1 पिप, 92 हुआ 2 पिप, 93 हुआ 3 पिप। ओके, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको यहाँ आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रैक्टिकल करने वाले हैं, मेटाट्रेडर 4 को कैसे यूज करते हैं, प्रैक्टिकली हम करने वाले हैं कल की क्लास में, तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स means all JPY pairs and metal pairs are 2 digit decimal pairs. 2 डेसिमल करेंसी पेयर मींस 2 डिजिट आफ्टर पॉइंट, जैसे यहाँ देख रहे हैं, डिजिट के बाद, ओ सॉरी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। ओके, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, जैसे यूएसडी जेपीवाई का जो करेंसी पेयर है, अगर उसका प्राइस 109.70 है और ये प्राइस 109.71 हो जाता है,
तो आप क्या कहेंगे कि ये प्राइस एक पिप ऊपर चला गया, एक पिप का प्रॉफिट आ गया। अगर ये 109.69 रह जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर वन पिप का आपको क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक है, तो पिप को कैसे काउंट करेंगे, 70 का 71 हुआ वन पिप, 72 हुआ टू, 73 हुआ थ्री। ओके, ऐसे पिप को काउंट करेंगे हम आफ्टर पॉइंट। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। तो यहाँ पर ये लॉट साइज दिए गए हैं, ये नैनो लॉट साइज है, अभी ये नहीं चलता इंडिया में, कोई भी ब्रोकर इसकी फैसिलिटी नहीं देता। 4-5 साल पहले देते थे, अभी नहीं देते हैं। अभी यहाँ पर 3 टाइप्स के हमारे लॉट साइज हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, जो फ्यूचर मार्केट होता है, फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि हम जब भी कुछ बाय या सेल करेंगे तो हम कैसे करेंगे, यूनिट्स में करेंगे। हमें कुछ यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स हमें उस यूनिट्स में ही हम कर सकते हैं मिनिमम। मतलब अगर हम यहाँ पर कोई भी करेंसी पेयर बाय या सेल करना चाहते हैं तो हमें मिनिमम 1000 यूनिट्स खरीदने पड़ेंगे मिनिमम, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रो लॉट। मतलब माइक्रो लॉट में अगर हम ये कहें कि हमें एक लॉट खरीदना है, एक लॉट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, 0.01। समझ रहे हो, एक लॉट का मतलब होता है 0.01। इसको बोलते हैं माइक्रो लॉट। और इस माइक्रो लॉट में 1000 यूनिट्स होती हैं या 1000 शेयर्स होते हैं। मिनिमम आपको 1000 शेयर खरीदने ही खरीदने पड़ेंगे। इसके बाद आप कैसे खरीदोगे, मल्टीपल में, 0.02 मतलब 2000। इसके बाद 3000। इसके बाद 4000, मतलब मल्टीपल में, 0.01 के मल्टीपल में आप खरीदोगे। ओके, मिनिमम लॉट साइज क्या है, ये मिनिमम लॉट साइज आपका ये है 0.01, जिसके अंदर 1000 क्वांटिटी है। इसके बाद 0.10 जो दूसरा लॉट साइज है, इसका इसको बोलते हैं मिनी लॉट। इसमें कितनी है, 10,000, ये इसका 10 गुना है, इसका 10 गुना। इसके बाद 1.00 जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट, ये सबसे बड़ा लॉट साइज है जिसमें 1 लाख यूनिट है। आपको मिनिमम 1 लाख यूनिट्स बाय या सेल करनी होगी आपको। अभी जैसे अगर हम सबसे छोटा लॉट साइज लेते हैं 0.01, ओके, और ये एक पिप अगर ऊपर चला जाता है, एक पिप या एक पिप नीचे चला जाता है, तो हमें क्या होगा, $0.10, $0.10 का क्या होगा, या तो लॉस या फिर प्रॉफिट। ओके, अभी मैं समझाता हूं आपको। सपोज हमारा प्राइस 109 पॉइंट क्या है, 70 है, और हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको बाय कर लिया। अभी ये प्राइस क्या हुआ, 109.71 हो गया। 71 हुआ तो क्या हुआ, एक पिप ऊपर गया, वन पिप, है ना। एक पिप का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट, वन पिप का प्रॉफिट हो गया मैं। तो हमारा लॉट साइज क्या है, हमारा लॉट साइज है 0.01। कौन सा, ये वाला लॉट साइज से हमने बाय किया था, इसको बाय किया था, इस प्राइस में बाय किया था, प्राइस ये हो गया, हमें एक पिप का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अभी एक प्रॉफिट में क्या मिलेगा, हमें एक पिप के प्रॉफिट में ये मिलेगा $0.10। मतलब $1 का 10वां हिस्सा, $1 का 10वां हिस्सा। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, $1 मान लीजिए 80 रुपए का है। ठीक है, तो इसका 10वां हिस्सा कितना होगा, इसको 10 से डिवाइड कर दो, 0.80 मतलब, सॉरी, 8 रुपए। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ₹8 आएंगे। मतलब एक पिप अगर मार्केट ऊपर गया ना तो हमें ₹8 का प्रॉफिट हुआ। ये मैंने यहाँ टाइप भी कर, मैंने यहाँ लिख भी दिया है ये। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला भी है। अगर अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इस रिकॉर्डिंग को पॉज प्ले करके देखना, आपको इजीली समझ में आएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, हमने 0.01 के लॉट साइज से यहाँ पर बाय किया, प्राइस है ये 109.70। अभी प्राइस चेंज हुआ 109.71, मतलब एक पिप का प्रॉफिट हुआ हमें। अगर हमारा ये वाला लॉट साइज है ना 0.01, तो हमें $0.10 का प्रॉफिट होता है। तो 0.10 कितना बनता है, $1 का 10वां हिस्सा। ठीक है, क्योंकि $1 में कितने सेंट होते हैं, 100 सेंट्स होते हैं। ठीक है, $1 में 100 सेंट होते हैं, जैसे ₹1 में 100 पैसे होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से $1 में 100 सेंट्स होते हैं। तो $1 का 10वां हिस्सा है, तो 80 को हमने 10 से डिवाइड किया तो ₹8 आया। मतलब
1 पिप के बदले में हमें 8 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से हम जब नेक्स्ट ट्रेड में आएंगे यहाँ पर, तो 1 पिप में क्या मिलेगा, $1, मतलब 80 रुपए का प्रॉफिट। अगर हम इस वाले लॉट साइज से आएंगे, स्टैंडर्ड लॉट से, तो हमें 1 पिप में क्या मिलेगा, $10, मतलब 800 रुपया। ठीक है, तो ये सबसे ह्यूज क्वांटिटी है। हम क्या करेंगे, हमें जब भी अगर माइक्रो लॉट लेना है तो हम इसके मल्टीपल में लॉट साइज के ट्रेड लेंगे, 0.01, 0.02। मिनी लॉट के मल्टीपल में लेना है तो 0.10, 20, 30, 40। स्टैंडर्ड लॉट लेना है 1 स्टैंडर्ड लॉट, 2 स्टैंडर्ड लॉट, 4 स्टैंडर्ड लॉट, 5 स्टैंडर्ड लॉट, ऐसे लेना पड़ेगा इनके मल्टीपल में। अगर यहाँ कुछ समझ में नहीं आया अभी, तो कल जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में आपको इजीली मैं समझा दूंगा, वहां पर बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप। अदरवाइज इसमें समझना है तो आप इस रिकॉर्डिंग को प्ले पोज करके देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। अभी जब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हमने करेंसी पेयर किसी भी करेंसी को खरीदा तो उसका प्राइस निकल के आया था 75 रुपये 55 पैसे। हमने अभी यूएस डॉलर को खरीदा था आईएनआर से, तो 75 रुपये 55 पैसे हमारे पास केवल एक ही प्राइस था। ठीक है, अब ये प्राइस किसी ब्रोकर के पास गया, मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे ब्रोकर हैं। ठीक है, अब ये प्राइस ब्रोकर के पास गया 75 रुपये 55 पैसे, तो उसने क्या किया, यहाँ पर दो प्राइस फिक्स कर दिए, एक प्राइस बाय करने के लिए, एक प्राइस सेल करने के लिए। बिड प्राइस मतलब ये क्या है, सेल प्राइस। ऑलवेज क्या है, सेल प्राइस। आस्क प्राइस मतलब बाय प्राइस ओनली, मतलब इस प्राइस पे आप केवल बाय कर सकते हो, केवल बाय। इस प्राइस पे केवल आप सेल कर सकते हो, इस प्राइस पे केवल सेल कर सकते हो। जो बिड प्राइस है, केवल और केवल इस पे सेल कर सकते हो। मतलब एक ब्रोकर ने यहाँ पर दो प्राइस बना दिए, एक सेल करने का और एक बाय करने का। वो किसके लिए बनाए, वो अपने लिए बनाए, ताकि वो यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सके। क्योंकि ब्रोकर को भी ये सर्विस देने के लिए कुछ तो प्रॉफिट चाहिए ना, उसको कमीशन मिलेगा। वो इन दोनों प्राइस के बीच में उसने डिफरेंस दे दिया, खरीदने वाला महंगा कर दिया, बेचने वाला सस्ता कर दिया, है ना। जैसे हम रिटेल मार्केट में भी होते हैं या होलसेल मार्केट में कहीं भी होते हैं, तो ऑलवेज यही होता है, अगर हम कोई शॉपकीपर हैं तो हम कम कीमत में कुछ भी चीज खरीदते हैं और ज्यादा कीमत में उसको सेल करते हैं। तो यहाँ पर भी ब्रोकर ने क्या किया, ऑलवेज जब भी हम खरीदेंगे महंगा खरीदेंगे, जब भी बेचेंगे सस्ता बेचेंगे। इसके बीच में उसने एक डिफरेंस दे दिया, जैसे आप देख रहे हैं 75 रुपये 70 पैसे में खरीदो, अगर उसको इंस्टेंट सेल करोगे तो 75 रुपये 50 पैसे में सेल होगा, मतलब 0.20 इंस्टेंट लॉस है ये आपका। अब जो 0.20 इसको क्या बोलते हैं, इसको स्प्रेड बोलते हैं। चलिए वो आगे समझाऊंगा मैं भी आपको। अभी समझते हैं कि बिड प्राइस क्या होता है। प्राइस एट विच द बैंक्स और करेंसी डीलर इज रेडी टू बाय फ्रॉम यू, मतलब वो बाय करने वाले हैं और आप सेल करने वाले हैं। मतलब आप सेल करोगे तभी बाय करेंगे ना, इट मीन्स द सेल प्राइस फॉर अस, ये हमारे लिए सेल प्राइस है ऑलवेज, ये हमारे लिए बाय प्राइस है ऑलवेज, है ना। वो हम उनको सेल करने के लिए रेडी हैं और वो हमसे बाय करने के लिए रेडी है। चलिए, व्हाट इज स्प्रेड, जैसे मैंने अभी बताया, ब्रोकर की जो अर्निंग होती है, ब्रोकर की जो इनकम होती है, ये प्राइस क्या है, सेल प्राइस। ये प्राइस क्या है, बाय प्राइस। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, 0.20 पैसे का। ये क्या है, स्प्रेड, इसको स्प्रेड बोलते हैं। किसी ब्रोकर का स्प्रेड ज्यादा होता है, किसी ब्रोकर का स्प्रेड थोड़ा कम होता है, उसके पीछे भी लॉजिक्स होते हैं। कुछ ब्रोकर क्या करते हैं, स्प्रेड को ज्यादा करते हैं और बोलते हैं कि हमारा कमीशन कुछ नहीं है, हम कोई कमीशन नहीं लेते दूसरे ब्रोकर की तरह। कुछ ब्रोकर क्या होते हैं, वो स्प्रेड को कम रखते हैं लेकिन वो साथ साथ कमीशन भी ऐड ऑन कर देते हैं। बात दोनों की सेम होती है, बस समझने का और देखने का नजरिया सबका अलग अलग है। ओके, ये सब ब्रोकर्स की अपनी अपनी टेंडेंसी होती है अपने क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। बस बट आप लोगों को एसटीपी ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जिससे आपको एक ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके ट्रेड एग्जीक्यूट हो और आपके साथ कोई चीटिंग या फ्रॉड ना हो। व्हाट इज इक्विटी, इक्विटी क्या होती है, बैलेंस प्लस बोनस। कुछ ब्रोकर हैं, कुछ फेस्टिवल सीजन पे, होली, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, है ना, उस फैसिलिटी, वो कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम आपको बोनस देंगे, लेकिन इसका कोई कुछ फायदा नहीं होता है आपको, ये नुकसान ही होता है इसका। इज इक्वल टू इक्विटी, मतलब बोनस प्लस बैलेंस इज इक्वल टू इक्विटी। जैसे हमने किसी ब्रोकर के पास $500 दिया और कोई फेस्टिवल सीजन था, उसकी वजह से उन्होंने हमें एक ऑफर दिया कि हम आपको 50% का ऑफर दे रहे हैं, तो हमारा जो इक्विटी कहलाया 500 प्लस 250 इज इक्वल टू $750। तभी हाथ के हाथ हमने एक ट्रेड शुरू किया और उस ट्रेड में हमें $20 का प्रॉफिट चल रहा है अभी।
तो वो प्रॉफिट भी हमारा काउंट हो जाएगा उस इक्विटी में। तो हमारी इक्विटी क्या कहलाएगी, $770 की इक्विटी हो जाएगी हमारी। इसके बाद आता है व्हाट इज लेवरेज एंड मार्जिन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज लेवरेज एंड मार्जिन। लेवरेज एंड मार्जिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है वैसे दोनों के अंदर। डिपॉजिट अमाउंट अगर हमारा $500 का है, ओके, हमने ब्रोकर के पास $500 डिपॉजिट किए और उसने लेवरेज दिया 500 का। 500 का मतलब क्या हुआ कि जितना बैलेंस हमने दिया है $500, उसका 500 गुना। समझ रहे हो, लेवरेज का मतलब 500 का मतलब हो गया 500 गुना। मतलब हमारा इक्विटी क्या हो गया अब, $2,50,000 का हमारा इक्विटी हो गया टोटल। अब ये जो टोटल इक्विटी बन गया ना हमारा $500 का, 2,50,000। अब ये क्या हो गया, 2,50,000, ये हमारा मार्जिन कहलाएगा अब। ठीक है, तो लेवरेज में और मार्जिन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जितनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको लेवरेज बोलते हैं, और जो हमारी फिगर बन के आती है उसको मार्जिन बोलते हैं। अभी जो ये लेवरेज होती है ना, आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो, इसको 100 भी ले सकते हो, सबसे कम है 100, 100 सबसे कम है, 200 भी ले सकते हो, आप इसको 300 भी ले सकते हो, 400, 500, जो भी आपका मन है वो ले सकते हो। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ जब भी हमारे जो ट्रेडर हैं वो अपना बैक टेस्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं डेमो अकाउंट पे, तो मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ, उनसे ही बोलता हूँ उनको कि लेवरेज हमेशा कम से कम यूज करो, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक होती है। क्योंकि हम लोग रातों रात रिच बनना चाहते हैं, एक रात में ही हम पैसे वाले बनना चाहते हैं, जो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तुक्का कभी कभी लगता है, ठीक है, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार लग सकता है आपका लक अगर अच्छा है, बट रोज रोज तुक्के नहीं लगेंगे आपके। अगर आपका एनालिसिस परफेक्ट होगा, आपकी स्ट्रेटेजी परफेक्ट होगी, तभी आप इस मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाएंगे आप। अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं होगी ना, मतलब आपका सबसे पहले मनी मैनेजमेंट ही सही नहीं होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होगा, तो इस मार्केट से कभी पैसा नहीं बनेगा आपका, गारंटी लेता हूं मैं। कभी नहीं बना पाएगा कोई भी पैसा। लिवरेज ऑलवेज कम होना चाहिए आपका। ठीक है, मैं बताऊंगा मनी मैनेजमेंट के रूल्स क्या है, आगे बताऊंगा आपको। अभी बताऊंगा, थोड़ा सा भी बता दूंगा, थोड़ा भी क्लास बताऊंगा। हाउ टू कैलकुलेट हाउ मच ट्रेड यू कैन ओपन, मतलब आपको कैसे पता चले कि हम अपना जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हम कितना ट्रेड ओपन कर सकते हैं। सपोज जैसे आप बताया गया है कि आपने $500 डिपॉजिट किया था, आपको लिवरेज 500 का मिला था, आपका अकाउंट बैलेंस 500 का था, लिवरेज 1:500 का था, दैट मीन्स आपका इक्विटी 2,50,000 का हो गया था, आपको उतना मार्जिन मिल चुका था। ये हमने बता दिया, मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, है ना। अभी क्या होता है, हम कैलकुलेट करते हैं इस मार्जिन को सबसे बड़े लॉट साइज पे, जो वन स्टैंडर्ड लॉट है जिसमें 1 लाख यूनिट होती है। ठीक है, अभी इसका जो फार्मूला है वो कैलकुलेट करने का, वो क्या है, वो है मार्जिन अपॉन लॉट साइज। मतलब मार्जिन को लॉट साइज से डिवाइड करना, ये उल्टा लिखा हुआ है, मार्जिन ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, मार्जिन ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, दैट मीन्स ये क्वांटिटी ऊपर होगी 2.5 लाख और 1 लाख क्वांटिटी नीचे होगी। दैट मीन्स निकल के आया 2.5 लॉट्स। किसके लॉट, स्टैंडर्ड लॉट। जो स्टैंडर्ड लॉट है जिसमें 1 लाख यूनिट होती हैं, आप उसके 2.5 लॉट्स ओपन कर सकते हो, मतलब 2.5 लॉट स्टैंडर्ड लॉट के आप ओपन कर सकते हो वन टाइम $500 में। अब अगर हमें ये देखना है कि एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर कितना मार्जिन इन्होंने कैलकुलेट किया, हमारा कितना मार्जिन लिया हमसे, तो इसका फार्मूला है लॉट डिवाइड बाय लेवरेज। मतलब 1 लाख का हमारा लॉट है, 1 लाख यूनिट्स का ये वाला, और हमारा लेवरेज कितना है 500 का, जो ऊपर दिया गया है लेवरेज 500 का। तो 500 से हमने डिवाइड किया तो $200 आया हमारा। दैट मीन्स एक स्टैंडर्ड लोट को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए हमारा $200 का मार्जिन क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। दैट मीन्स $500 की हमारी इक्विटी है, $200 एक स्टैंडर्ड लोट पे लग गया, तो $300 जो बचा है ना, हमारा जो लॉस और प्रॉफिट काउंट होगा ना अब, वो $300 के ऊपर होगा। दैट मीन्स $200 के बाद मार्केट अगर वोलेटाइल होता है तो वो कहीं भी ब्रोकर आपके ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर सकता है, कहीं भी स्क्वायर ऑफ कर सकता है। ठीक है, सो हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, हमारा जो अमाउंट है ना, जो हमारा डिपॉजिट अमाउंट है, उस अमाउंट पे हमें एक परसेंटेज फिक्स करनी चाहिए कि हम इतनी परसेंटेज का रिस्क और इतनी परसेंटेज का प्रॉफिट लेने वाले हैं। वो मनी मैनेजमेंट होता है प्रॉपर। मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे करते हैं उसको, अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अभी ये वाले टॉपिक्स हम क्लियर कर चुके हैं ऑलमोस्ट, आगे के देखते हैं।
अभी टाइम आया है नाउ दैट यू नो व्हाट इज फॉरेक्स। अब आपको समझ में आ गया कि फॉरेक्स क्या है, वाई फॉरेक्स, फॉरेक्स क्यों करते हैं, हु फॉरेक्स, कौन करते हैं फॉरेक्स को। अब बात आती है कब करना है। नाउ इट्स अबाउट टाइम यू लर्न व्हेन यू कैन ट्रेड। अब आप कब ट्रेड ओपन करेंगे अपना, मतलब कब ट्रेड करेंगे आप। इट्स टाइम टू लर्न अबाउट द डिफरेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशन। अभी जो ट्रेडिंग सेशन होते हैं फॉरेक्स के, उसको समझना जरूरी है। फॉरेक्स मार्केट आवर्स, जैसे ये मार्केट 24 आवर्स काम करती है, अभी आपने समझा है। इस मार्केट के 4 मेजर सेशन है, 4। कौन से हैं? फर्स्ट वन इज सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया है, टोक्यो जापान, लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन। फ्रैंकफर्ट सेशन क्या है? इसमें छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं। इसमें जनरली मार्केट एक मूवमेंट नहीं देती है, एक नॉर्मल साइडवेज मार्केट रहती है, एक कम वॉल्यूम के साथ मार्केट में यहाँ ट्रेड होता है। दिस इज फ्रैंकफर्ट सेशंस। ओके, इनके टाइम आवर्स पता करते हैं, ये कब कब चलते हैं। फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग सेशन आवर्स, अगर सिडनी सेशन की बात करें तो लगभग ही इंडिया में, इंडियन टाइम में 2:30 बजे ओपन होता है रात को, और मॉर्निंग में इंडियन टाइम में सुबह 10:30 बजे क्लोज हो जाता है। टोक्यो सेशन की अगर हम बात करें तो टोक्यो सेशन सुबह 4:30 बजे ओपन होता है इंडियन, ये जो भी टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना आप, ये इंडियन टाइम में है, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये। तो 4:30 बजे से और 12:30 बजे तक, मतलब सुबह मॉर्निंग में 4:30 बजे से और दोपहर 12:30 बजे तक ये टोक्यो सेशन चलता है, जापान का सेशन। इसके बाद फ्रैंकफर्ट सेशन ओपन होते हैं, इसमें स्मॉल कंट्रीज होते हैं, छोटी छोटी, और ये 12:30 बजे से और रात के 8:30 बजे तक चलती है। इसी के बीच में लंदन सेशन ओपन होता है। इस फ्रैंकफर्ट सेशन के बीच में केवल एक लंदन सेशन ही है जो थोड़ा सा यहाँ पर वॉल्यूम या मूवमेंट समय देखने के लिए मिलती है। ये दोपहर में 1:30 बजे शुरू होता है, रात को 9:30 बजे बंद होता है। न्यूयॉर्क सेशन शाम को 6:30 बजे ओपन होता है लगभग, और रात को 2:30 बजे तक चलता है। दैट मीन्स 2:30 बजे वाला मार्केट बंद होता है और ये वाला मार्केट तुरंत शुरू हो जाता है ना, बाय राउंड द क्लॉक। अभी मेन थिंग्स हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं माइंड मैनेजमेंट के, जो बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, और मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं बात कर सकता अभी। डिटेल में इसकी क्लास हम अलग से ले लेंगे साइकोलॉजी की। माइंड मैनेजमेंट रूल्स, ट्रेडिंग के जो माइंड मैनेजमेंट रूल्स हैं वो क्या होना चाहिए। विनिंग इज ए मैटर ऑफ स्किल एंड डिसिप्लिन, नॉट लक। मतलब बार बार जीतना। ट्रेडिंग में क्या होता है, हम बार बार जीतते हैं और एक ही बार में हार जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, विनिंग इज ए मैटर ऑफ स्किल एंड डिसिप्लिन, मतलब जब आप किसी भी स्ट्रेटेजी को समझते हो, उसको बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है, उस स्ट्रेटेजी पर आपका बिलीव होना बहुत जरूरी है। आपने उसको समझ तो लिया, उसको प्रैक्टिस नहीं किया, आपने उसको बैक टेस्ट नहीं किया। अगर आप उसको बैक टेस्ट नहीं करोगे तो कभी भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक बिलीव नहीं आएगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, बिलीव है उस स्ट्रेटेजी को लेके, यस ये स्ट्रेटेजी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम करती है, 15 मिनट पे काम करती है, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, इट इन टाइम फ्रेम पर काम करती है, बिकॉज मैंने इसको पिछले 6 महीने के डेटा के ऊपर, मैंने इसको 1 साल के डेटा के ऊपर, मैंने इसको 10 साल के डेटा के ऊपर बैक टेस्ट कर चुका हूँ इस स्ट्रेटेजी को। और इसमें मैंने कैलकुलेट किया है कि 100, इसमें मेरे को 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, 1 आवर में, 1 ईयर में मेरे को 100 यहाँ पर 100 बार मेरे को यहाँ पर ट्रेड मिला। और 100 बार ट्रेड मिलने के बाद इसमें 60% वो विनिंग, मतलब सही गया ट्रेड वो, और 40 टाइम्स उसके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। तो आपको एक बिलीव बनेगा कि इस स्ट्रेटेजी के बदले में मुझे कितना रिटर्न मिला है, अगर मैं इस स्ट्रेटेजी को पिछले 1 साल में यूज करता तो मुझे कितना रिटर्न मिलता। तो अगर हम इस तरीके से बैक टेस्ट करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, यस ये स्ट्रेटेजी काम करती है, डेफिनेटली ये काम करती है। और जो हमारे जो डिसिप्लिन है, जो रूल्स है, वो क्या है कि जो हमारे साइन है मार्केट में, जब हम कंफर्मेशन लेते हैं, अगर हम उसको सही तरीके से मैच करके ट्रेड करते हैं कंफर्मेशन के साथ, तो हमें क्या मिलते हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं यहाँ पर कंसिस्टेंटली। और ये कोई लक नहीं होता, हम इसको लक नहीं बोल सकते। मार्केट में कभी भी लक नहीं चलता आपका, मार्केट में आपका स्किल चलता है, जो स्किल डेवलपमेंट, जो आप स्किल को डेवलप करते हो ना अपने, मार्केट में वो स्किल ही आपके काम करता है। ट्रेडिंग एनालिसिस क्या है, ट्रेडिंग एनालिसिस के 30 सेशंस हैं, 20 सेशंस हैं, आप उस इजीली समझ जाओगे, सीख जाओगे। लेकिन अगर आप उसको बैक टेस्ट नहीं करते हो, आप उसका प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप जो साइन है, जो रूल्स रेगुलेशन है इस ट्रेडिंग में, कंफर्मेशन जब एंट्री देनी होती है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो कभी भी इस ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, चैलेंज करता हूं मैं। इस ट्रेडिंग का एक रूल है, 90% वेटिंग, 90% वेट करना होता है आपको,
एंड 10% ट्रेड करना होता है आपको। जबकि हम इसका उल्टा करते हैं, हम 10% तो वेट करते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हैं। लैपटॉप ओपन किया, मोबाइल ओपन किया, हमें 10 मिनट मार्केट को देगा, अरे भाई कुछ तो करो, बाय करो या सेल करो, कहीं तो फंस जाओ। हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा प्रॉफिट, चौथा प्रॉफिट, पांचवा प्रॉफिट, अनटिल हम तब तक ट्रेड लेते रहेंगे जब तक किसी भी एक ट्रेड में हम स्टक नहीं होते हैं, किसी भी ट्रेड में हम फंस नहीं जाते हैं। फिर क्या होता है, जो आज का प्रॉफिट है ना उसका रिस्क ले लेते हैं। फिर क्या होता है, प्रॉफिट खत्म हो गया, फिर क्या होता है, हमारा कैपिटल है 10% का रिस्क ले लेते हैं, कैपिटल है 25% का रिस्क ले लेते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम बच जाते हैं, नेक्स्ट डे बच जाते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारी हैबिट खराब हो जाती है, मतलब हम उसी हैबिट से ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, अरे कल भी तो बच गए थे, आज ही बच जाएंगे। फिर क्या होता है, एक दिन मार्केट आपका प्रॉफिट भी खा जाती है, मार्केट आपका धीरे धीरे आपका कैपिटल भी डुबा देती है, धीरे धीरे आप जीरो जाते हैं। एक बार जीरो करते हैं अकाउंट को, सोचते हैं इस बार कम बैलेंस था, ज्यादा डालेंगे प्रॉफिट आएगा, फिर दोबारा ज्यादा डालते हैं, सोचते हैं अरे ये स्ट्रेटेजी यूज की थी, इसको खत्म करते हैं, दूसरा स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, ये टाइम फ्रेम गलत है, दूसरे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि आप सही तरीके से रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है आपके पास, आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो खराब है, आपकी जो साइकोलॉजी है उसमें माइंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कहीं भी नहीं है। तो हमें प्रॉपर रूप से जो स्ट्रेटजी है उसको बैक टेस्ट करना है, और क्या करना है, 90% वेट करना है। जब तक हमारे साइन, हमारी कंफर्मेशन मैच नहीं होंगी तब तक हम अपने ट्रेड में एंट्री लेंगे ही नहीं। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे ट्रेड्स कम होंगे, ट्रेड्स कम होंगे और कंफर्मेशन के साथ होंगे, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होंगे, ये नहीं है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होंगे, लेकिन आपकी जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की जो एक वो होगी ना वैल्यू, वो कम होगी, मतलब कम स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, स्मॉल लॉसेस होंगे, क्योंकि आपको पहले से पता होगा, आपका ट्रेड प्लान ऐसा होगा कि मेरा, मुझे पहले से मालूम है कि मेरा लॉस कितना होगा। अभी जब हम ट्रेड करते हैं हमें यही नहीं मालूम होता है लॉस कितना होगा, मार्केट ऊपर की तरफ चला तो बाय 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 कर लीजिए, नीचे की तरफ चला सेल 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 कर लीजिए। तो क्या होता है, हम बाय सेल करके बैठ जाते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि हमारा स्टॉप लॉस क्या है। मार्केट हमारे अनफेवर में जब चलता है ना, हम वेट करते हैं लॉस में, और जबकि हमारे पास ऐसी स्ट्रेटजी है कि आपको लॉस में वेट करना सिखाते ही नहीं है हम। ट्रेडर्स जनरली ये कहते हैं 1:2, 1:3, 1:4 के साथ अपने ट्रेड को ओपन करो। क्या गारंटी है कि ये मार्केट 1:2 तक जाएगा, क्या गारंटी है 3 तक जाएगा, क्या गारंटी है 4 तक ही जाएगा। एक लॉजिक होना चाहिए, ट्रेड का जो मूवमेंट होता है ना, जब हम बाय और सेल करते हैं, मार्केट ऊपर या नीचे जाती है, वो जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम एक लॉजिक के साथ अगर कैच करें तो उसमें वेट करने का बेनिफिट होता है। मतलब हम जब वेट कराएंगे ना आपको, तो लॉजिक के साथ वेट कराएंगे। सेकंड वन इज ओवर कॉन्फिडेंस कैन किल, डोंट लेट विनिंग स्पॉइल यू। मतलब कभी भी इस मार्केट में आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, अरे मेरे को पता है मार्केट तो ऊपर ही जाने वाला है, 100%, 100% श्योर हूं मैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मार्केट में आपको अगर पूरा नॉलेज है, मतलब आपने कंफर्मेशन को मैच कर लिया है, तो आप उस कंफर्मेशन पे ओवर कॉन्फिडेंस में ओवर ट्रेडिंग ना करें। मतलब आपको ओवर कॉन्फिडेंस ये बोल रहा है कि ये मेरे को 100% पता है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, अगर मैं यहाँ पर 100 क्वांटिटी के साथ, शेयर के साथ ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ 1000 ले लेता हूँ, अपना पूरा कैपिटल दाव पे लगा देता हूँ, मुझे पता है। ओवर कॉन्फिडेंस तो ये भी आपको स्पॉइल कर देता है। मतलब आपने जो पहले ही प्री प्लान किया है, जो डिसाइड किया है कि मेरा कैपिटल का 2 से 3% या हाईएस्ट 5% का मैं रिस्क लेने वाला हूँ, तो केवल उतना ही रिस्क लेना चाहिए आपको। मतलब आप चाहे 100% श्योर हैं कि ये ट्रेड काम करने वाला है, ये चलेगा, लेकिन फिर भी आपको अपना कैपिटल वही रखना है जो आपने डिसाइड किया है, अपने रूल्स को आपने ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, मनी डज नॉट मेक द ट्रेडर, इट्स द ट्रेडर दैट मेक्स मनी। मतलब अब आप ये कहेंगे टेक्निकल एनालिसिस हमने सीख लिया, हमारा फंड तो बहुत बड़ा है, हमारे पास तो बहुत अच्छा फंड मैनेजमेंट है, $1,00,000 है, $50,000 है, $25,000 है, हमें कौन हरा सकता है, हमारे पास ह्यूज फंड है, हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है, अब तो हम पैसा बना लेंगे। नहीं, ये भी गलत है। आपके पास, अगर आप उस मनी मैनेजमेंट को प्रॉपर रूप से फॉलो नहीं करेंगे ना, तो विद इन 5 डेज, एक हफ्ते के अंदर ये फॉरेक्स मार्केट सारा का सारा पैसा ले जाएगा आपका, अगर आप वहाँ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो। जबकि एक ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर, अगर उसके पास एक स्मॉल फंड है ना, तो वो धीरे धीरे उसको इंक्रीज कर लेता है, 20% एवरी मंथ ग्रो करना, 1% डेली का टारगेट रख के, और वो डेली 1% निकाले और लैपटॉप को बंद कर दे।
1% का ही लॉस या 1-2% का ही लॉस ले और ट्रेड को बंद कर दे। सोच समझ के ट्रेड ले, 90% वेटिंग करके ट्रेड ले, पूरे दिन में उसको एक ट्रेड आराम से, एक अच्छा ट्रेड मिलेगा उसको, और वो उसी एवरेज से अगर ट्रेडिंग करेगा तो डेली बेसिस पे अर्न करते हुए कंसिस्टेंटली अपने अकाउंट को ग्रो कर लेगा। तो कभी भी ऐसा मन में नहीं आना चाहिए कि पैसा है तो हम बहुत अच्छा ट्रेड कर लेंगे। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रेशर लाइक आई मस्ट सक्सीड, ट्रेडिंग ऑन बोरो मनी, मेकिंग क्विक बक्स, कभी भी इस प्रेशर के साथ ट्रेडिंग सीखने मत आओ। कभी भी इस प्रेशर के साथ ट्रेडिंग मत करो कभी भी। मतलब आपके पास ये नहीं है कि आप ये कहो कि बस अब तो लास्ट ऑप्शन है, या तो ट्रेडिंग आ जाएगा या फिर लाइफ को खत्म कर लेंगे अपने। हमारे साथ में बस एक ही लास्ट ऑप्शन है, ट्रेडिंग सीखना है बस। अब यही है, एक चारा है, इसको सीखेंगे और जल्दी जल्दी क्विक बक्स है ना, जल्दी जल्दी पैसा बनाएंगे, पैसे के बक्से भर देंगे जल्दी जल्दी। तो ऐसा नहीं सोचना है हमें। ट्रेडिंग ऑन बोरोड मनी, कभी भी उधार पैसा लेके आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। लोन लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से उधार ले लिए हैं कि लो भाई मैं तेरा पैसा, मेरे को ट्रेडिंग आती है, मैं तेरे को डबल करके दूंगा, मेरे को अपना पैसा दे दे। क्योंकि आप अगर इस प्रेशर में ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आप कभी भी प्रॉफिट में वेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रेशर आपको बार बार हर्डल परेशानियां देता रहेगा आपको। ओके, तो ऐसे प्रेशर में कभी भी नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को जब सीखना है ना, फ्री माइंड से सीखना है, इंटरेस्ट लेके सीखना है। जैसे हम मैथ्स को सीखते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व किया, वो फार्मूला में अच्छा लगा, उस फार्मूले को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन हमें बहुत ईजी लग रहे हैं। तो बिल्कुल इसी के तरीके से जो यहाँ पर जो फार्मूला है, जो स्ट्रेटेजी है, उनको बैक टेस्ट करना है और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप डेली बेसिस पे इन सभी टॉपिक्स को बैक टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। 1 घंटे का, 1.25 घंटे का हमारा क्लास होता है डेली, और उस क्लास के बाद अगर आप 1 घंटा 2 घंटा सेल्फ बैक टेस्ट करके प्रैक्टिस करके देते हैं ना, एवरी टॉपिक को, जो भी हम दिन में कवर कर रहे हैं उसको अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, तो विद इन 10 डेज आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना ट्रेडिंग को लेके, बहुत ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे। और आपका एक अच्छा हैबिट होगा मार्केट को एनालिसिस करने का, चार्ट को व्यू करने का। ठीक है। आइडेंटिफाई योर रिस्क एपेटाइट, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपका रिस्क एपेटाइट आपका क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माइंड 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 2,000 रुपये लूज हो गए, लॉस हो गया 2 ट्रेड में, और ऐसे हो गए, हार्ट बीट बढ़ जाती है उनकी कि बस अभी अटैक आने वाला है बस। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2 लाख रुपए का लॉस हो जाता है उनको, फिर फ्री कहते हैं चलो जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो गया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको पहले से अपना रिस्क एपेटाइट मालूम होना चाहिए कि मेरा जो 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ जो भी मैंने इन्वेस्ट किया है, अगर ये मेरा पैसा चला जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आपने अपना रिस्क एपेटाइट पहले से ही मालूम होना चाहिए जब आप ट्रेडिंग करते हैं। ऑलवेज हैव ए स्टॉप लॉस, मतलब आपको अपना ट्रेड ऑलरेडी प्लान करना चाहिए पहले कि मैंने ये बाय तो कर लिया, मैं प्रॉफिट आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर लॉस ये हमारे अपोजिट चलना शुरू हुआ, अगर ये हमारे अपोजिट गया, हमारे फेवर में नहीं गया, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है। तो उसके लिए स्टॉप लॉस होता है। हम अपना जब बाय करते हैं या सेल करते हैं तो एक फिक्स प्राइस रख लेते हैं कि इस प्राइस से ऊपर जाएगा तो भी हम एग्जिट हो जाएंगे, इस प्राइस से नीचे आएगा तो भी हम एग्जिट हो जाएंगे। आई थिंक टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, आप लोग बोर हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ जल्दी से। ज्यादा स्लाइड नहीं है, 2-3 स्लाइड है, फिर ये खत्म हो जाएगा, 2 स्लाइड है बस। ओके, चूजिंग स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को कैसे चूज करना है। आपका जो रिस्क एपेटाइट है, अगर रिस्क एपेटाइट आपका कम है, मतलब आपके पास एक नॉर्मल फंड है ट्रेडिंग करने के लिए, और आपका एक्सपीरियंस भी क्या है, जीरो, कुछ खास नहीं है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल 1%। जो आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल है ना, उसका 1% से या 1% से कम आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपका फंड बहुत कम है और आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर कम है। इसके बाद क्या होता है, अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा अच्छा है और आपके पास एक्सपीरियंस भी थोड़ा अच्छा है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो मैक्सिमम 3% होना चाहिए आपके कैपिटल का। 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक ट्रेड जब आप ओपन करते हैं ना, तो 3% का ही रिस्क लो। अगर आपके पास $100 का अकाउंट है ना, तो $3 का ही रिस्क होना चाहिए आपका। और लॉट साइज क्या होना चाहिए, 0.01, मतलब 30 पिप्स। 30 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में। रिस्क एपेटाइट अगर आपका अच्छा है बट आपका एक्सपीरियंस लेस है, तो आपका स्टॉप लॉस 1% या उससे नीचे ही होना चाहिए। दिस इज द मनी मैनेजमेंट रूल। ये मनी मैनेजमेंट रूल है, आपको इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है एक अच्छे ट्रेडर को।
लॉट साइज मैनेजमेंट, लॉट साइज का मैनेजमेंट कैसे करें हम? अगर हमारा $100 का अकाउंट है तो हम 0.01 जो सबसे छोटा लॉट साइज है, माइक्रो लॉट साइज, उसके 2 ट्रेड ओपन कर सकते हैं बस। $300 का है तो 6 ट्रेड ओपन कर सकते हैं। $500 का है तो 10 ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अगर $1000 का है तो 101 का 20 ट्रेड ओपन कर सकते हैं बस। इससे ज्यादा हम ट्रेड अपने ना ओपन करें इस क्वांटिटी में। तो थैंक यू वेरी मच। ये फॉरेक्स मार्केट का इंट्रोडक्शन था आज जो हमने समझा है। कल की क्लास में हम इन सभी टॉपिक्स को जो हमने आज थ्योरी समझी है ना जिनकी, उसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है। मेरा एक वीडियो है मेरी एप्लीकेशन पे, लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 वो 26 मिनट्स का वीडियो है जिसमें मेटा ट्रेडर 4 को हम कैसे इजीली यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। उसी क्लास को हम कल रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसी क्लास के बारे में हम कल पढ़ेंगे, कल समझेंगे लाइव क्लास में। तो तब तक के लिए गुड नाइट। मिलते हैं सेम टाइम 9 o'clock। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।